कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक है ये हमारी एनसीईआरटी नोट्स है ये। और भारतीय अर्थव्यवस्था हम इसको करने वाले हैं और क्लास 9 से लेके 12 तक इसमें ओल्ड एंड न्यू हिस्ट्री का आपको न्यू अर्थव्यवस्था का आपको निचोड़ मिलने वाला है। ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी बुक है ये। तो अब हम विषय सूची देख लेते हैं। चैप्टर हम 4 पढ़ने वाले हैं फ्रेंड। चैप्टर नंबर है हमारा 4, निर्धनता एवं बेरोजगारी। निर्धनता एवं बेरोजगारी नेक्स्ट शुरू करते हैं। निर्धनता एवं बेरोजगारी चैप्टर नंबर 4। निर्धनता। निर्धनता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होता। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा वास्तविक गरीबी की संकल्पना दी गई। इनके अनुसार गरीबी को दूर करने में मौद्रिक आय यानी मैंडेटरी इनकम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी प्रायः क्षमताओं का अभाव है। भारत में निर्धनता की श्रेणियाँ। भारत में निर्धनता की 3 श्रेणियाँ हैं। चिरकालिक निर्धनता। ये निर्धनता सामान्यतः निर्धनता से रेखा के नीचे होते हैं, जैसे भूमिहीन, मजदूर आदि। अल्पकालिक निर्धनता। ये 2 प्रकार के होते हैं। मौसमी निर्धनता। ये निर्धन और गैर निर्धन वर्ग के माध्यम में आते हैं, जैसे छोटे किसान, मौसमी मजदूर आदि। नंबर 2 है अनियमित निर्धनता। ये निर्धनता सामान्यतः निर्धन नहीं होते, परंतु कभी कभी दुर्भाग्य का सामना करते हैं, जैसे जुआरी आदि। नंबर 3 कभी निर्धन नहीं। ये वे व्यक्ति होते हैं जिनकी आय निर्धनता रेखा से बहुत अधिक होती है, जैसे व्यवसायी, चतुर्थ एवं पंचम क्षेत्र के लोग। निर्धनता, गरीबी या रेखा। यह वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। निर्धनता मापन की गति न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण करने की एक विधि है। इससे अभिप्राय उस सीमा बिंदु से है जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन तथा धनी में विभाजित करता है। इस रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात अथवा निर्धनता प्रभाव अनुपात कहा जाता है। इस रेखा का अनुमान गरीबी उन्मूलन योजनाओं को बनाने के लिए किया जाता है, जिससे न्यायपूर्ण तथा न्याय संगत समाज की स्थापना की जा सके। सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के परिवार की आय के घोतक के रूप में प्रयोग करती है। निर्धनता के प्रकार। निर्धनता के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 निर्धनता के प्रकार। निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी ऐसे व्यक्ति जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं वे निरपेक्ष निर्धन की श्रेणी में आते हैं। इनका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा द्वारा लगाया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा आदि का अभाव होता है। सापेक्ष निर्धनता किसी औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। सापेक्ष निर्धनता की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता के रूप में की जा सकती है। निर्धनता से संबंधित अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में प्रभावी कमी हुई है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक
के अनुसार भारत में निर्धनता का अनुपात 27.9 है। सबसे अधिक गरीबी बिहार में है, जहां 51.91% जनसंख्या निर्धनता से ग्रस्त है। निर्धनता स्तर के आधार पर दूसरे स्थान पर झारखंड 42.16% तथा तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 37.79% है। केरल 0.71%, गोवा 3.76%, सिक्किम 3.82% तथा पंजाब 5.598% कम गरीब राज्य है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो दोस्तों, आपको अपने राज्य की पता चलेगी निर्धनता में कौन सा राज्य है, कौन सा नहीं है। पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। भारत में निर्धनता का अनुमान। स्वतंत्रता पूर्व गरीबी का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दर्ज किया था। गरीबी रेखा की सीमा 1867 से 68 ईस्वी के आधार मूल्य पर 16 रुपये से 35 रुपये प्रति वर्ष दर्ज की गई थी। यह प्रस्तावित गरीबी रेखा एक निर्वाह या न्यूनतम आधारभूत आहार आवश्यकताओं की लागत पर आधारित थी। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय आयोग समिति ने 15 रुपये से 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आय को गरीबी रेखा अनुमानित किया था, जो जीवन स्तर के न्यूनतम मानक पर आधारित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1962 में निर्धनता के आकलन के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया। इसके बाद 1979 में प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत में गरीबी मापन का प्रथम आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा गठित डी.आर. गाडगिल समिति ने वर्ष 1962 में किया था, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20 उपभोग व्यय को गरीबी रेखा मानने का सुझाव दिया। वर्ष 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के आंकड़ों के आधार पर पहली बार वैज्ञानिक विधि से गरीबी रेखा का निर्धारण नीलकांत दांडेकर तथा एन रथ ने किया। इसे दांडेकर-रथ फार्मूला कहा जाता है। इस फार्मूले के आधार पर 2250 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा माना गया। वर्ष 1974 में बाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने आधार वर्ष 1973 से 1974 का उपयोग कर उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति दिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति दिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया। जब निर्धनता की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के अनुपात द्वारा किया जाता है तो वह व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहलाती है। निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े नीति आयोग उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय वृद्धि दर सर्वेक्षण कार्यालय या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उपभोग व्यय के आधार पर आकलित किए जाते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रति वर्ष सर्वेक्षण माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय वृद्धि दर सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा कराया जाता है। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या परिवार का खर्च निर्णायक व्यय से नीचे आता है तो उसे निर्धन माना जाता है। इस संदर्भ में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
न्यूनतम निर्णायक खर्च अलग अलग निर्धारित होते हैं। भारत में विभिन्न समितियों द्वारा निर्धनता का आकलन। भारत में निर्धनता के मापन के लिए अनेक समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। लकड़ावाला समिति। योजना आयोग ने वर्ष 1989 में प्रोडीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की नियुक्ति की, जिसका गठन भारत में निर्धनता के अनुपात का परिकलन करने के उद्देश्य से किया गया था। लकड़ावाला समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने शहरी निर्धनता के आकलन के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया। सुरेश तेंदुलकर समिति। भारत में योजना आयोग ने निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की पहचान के लिए एक फार्मूले के निर्धारण हेतु सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2009 में प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति के अनुसार राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित भारतीय परिवारों के निजी पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समिति ने कॉस्ट ऑफ लिविंग को स्वीकार किया। इसके अंतर्गत जीवन यापन के लिए कम से कम कितनी राशि आवश्यक है का आकलन किया जाता है। तेंदुलकर समिति द्वारा दिया गया मासिक प्रति व्यक्ति व्यय ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1000 है। एस.आर. हाशिम समिति। योजना आयोग ने एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में मई 2010 में एस.आर. हाशिम समिति का गठन किया, जिसका कार्य शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने की विधि के विषय में सुझाव देना था। इस समिति ने त्रिस्तरीय दृष्टिकोण का सुझाव दिया, जिसमें शहरी गरीबी का स्वचालित समावेश एवं निष्कासन होता है। रंगराजन समिति। तेंदुलकर समिति पर एनएसएसओ द्वारा लगाया गया अनुमान विवादास्पद रहा, जिसके कारण रंगराजन समिति का गठन किया गया। रंगराजन समिति ने मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को ग्रामीण क्षेत्र में 972 तथा शहरी क्षेत्र में 1407 कर दिया। रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण व्यक्ति एक महीने में 972 से कम खर्च करता है तो उसे गरीबी समझा जाएगा। शहरी क्षेत्र में यह राशि प्रत्येक महीने 1407 रुपये है। इस समिति के अनुसार ऊर्जा के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े न्यूनतम खर्चों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा गांवों तथा शहरों के लिए समान होनी चाहिए। भारत में निर्धनता का स्तर। भारत में निर्धनता का अनुपात वर्ष 1993 से 94 में लगभग 45% से वर्ष 2004 से 5 में 37.2% तक हो गया। इस अनुपात में वर्ष 2004 और 5 में 37.2 तक गिरावट आई। वर्ष 2011 से 12 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या 21.9% हो गई। वर्ष 2019 से 2020 में एक अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात 25.9% है। कुल 348 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भारत के सभी सामाजिक समूह तथा आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। सामाजिक समूह जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं।
इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार तथा नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। निर्धनता के कारण। भारत में निर्धनता के कारणों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, विकासशील अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। विकासशील अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भारत में निर्धनता के निम्न कारण हैं। अत्यधिक जनसंख्या। भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। इस वृद्धि का कारण अनेक वर्षों से मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर का लगभग स्थिर रहना है। लगातार बढ़ती जनसंख्या से निर्धनता भार में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्धनता में वृद्धि होती है। निम्न प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या की तुलना में अत्यंत निम्न है, जो वर्ष 2020 से 21 में 86,659 है और वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर स्थिर कीमत पर 98,374 हो गई। निम्न राष्ट्रीय आय की स्थिति भारत को निर्धन देशों की श्रेणी में रखती है। बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार। भारत में कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी तथा शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। इस बेरोजगारी के कारण निर्धनता की समस्या उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति जाल। वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति द्वारा लोगों की वास्तविक आय कम होती है। यदि यह लंबे समय तक रहती है तो गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं वे अत्यधिक निर्धनता की स्थिति में आ जाते हैं। यही स्थिति मुद्रास्फीति जाल कहलाती है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इस स्थिति के प्रति संवेदनशील है। पूंजी का अभाव। निर्धनता के समाधान तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु भारत में पूंजी स्टॉक एवं पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। यह स्थिति उच्च निर्धनता स्तर को जन्म देती है। आधारिक संरचना का अभाव। निर्धनता के समाधान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ऊर्जा, यातायात एवं संचार जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अति आवश्यक है। सभी लोगों तक इन सुविधाओं की पहुंच से जीवन स्तर में सुधार आता है। आय के असमान वितरण के परिप्रेक्ष्य में आय का असमान वितरण भारतीय अर्थव्यवस्था का नकारात्मक पक्ष है। सरकार द्वारा अनेक उपायों के माध्यम से आय के अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, किंतु पर्याप्त सफलता नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। निर्धनता आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंड। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने क्षमता निर्धनता माप का एक नया मापदंड प्रस्तुत किया है, क्योंकि यूएनडीपी का मानना है कि निर्धनता एक बहुआयामी संकल्पना है। इसे केवल आय के आधार पर नहीं निकाला जा सकता, अर्थात आय निर्धनता अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि इसके लिए अनेक मानकों को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अन्य मानकों में स्वास्थ्य व पोषाहार की क्षमता, जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कितना प्रतिशत भाग कुपोषण का शिकार है या मानक भार से नीचे है? परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। निर्धनता के आकलन के लिए 2 और विधियों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। इसे वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंस ने विकसित किया। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। 45 डिग्री कोण पर रेखा बिल्कुल समान आय वितरण कर देखती है, जबकि दूसरी रेखा आय का वास्तविक वितरण दिखाती है। आय वितरण का लोरेंज वक्र इस प्रकार दिया गया है। दोस्तों ये चार्ट है हमारा, आप देख सकते हैं। संचयी आय हिस्सा, ये चार्ट है। संचयी जनसंख्या हिस्सेदारी। गिनी गुणांक। नंबर 2, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने विकसित किया। यह लॉरेंज वक्र से क्षेत्रफल और काल्पनिक समता रेखा के नीचे पूरे क्षेत्र के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। यदि विषमता अधिकतम है तो इसका मान 1 होगा, और यदि विषमता न्यूनतम है तो इसका मान 0 होगा। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दें तो गिनी सूचकांक निकलता है। लोरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता। इसे विभिन्न आय वर्गों से जनसंख्या के प्रतिशत बंटवारे के आधार पर भी मापा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय इससे संबंधित नहीं है। गिनी गुणांक का आकलन निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। आदर्श आय वितरण रेखा और लोरेंज वक्र का क्षेत्रफल आदर्श आय वितरण रेखा के बीच के क्षेत्रफल। विषमता समायोजन। प्रति व्यक्ति आय अवधारणा का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा किया गया। उन्होंने आय के स्तर पर तथा वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण के मापन के लिए इस धारणा को विकसित किया। उनके अनुसार मानव कल्याण में वृद्धि तब होगी जब प्रति व्यक्ति आय के स्तर में वृद्धि हो या आय की विषमता समायोजित हो, अर्थात आय की विषमता में कमी आए। तो दोस्तों इसका फार्मूला ये है। W का मतलब है कल्याण, L का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, G का मतलब विषमता की आयु। निर्धनता दूर करने के उपाय। किसी विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। तथापि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया। सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र समृद्धि करके निर्धनता के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। आय के वितरण में राजकोषीय तथा कानूनी उपायों के माध्यम से निर्धनता का सामना करके निर्धनता को दूर किया जा सकता है।
नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक समृद्धि पे व्यापक प्रभाव पड़ेगा एवं प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त कृषि का विकास करके बेरोजगारी का उन्मूलन करके पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन करके निर्धनता को दूर किया जा सकता है। बेरोजगारी बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए कार्यों की उपलब्धता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, जब योग्य एवं कुशल लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता तो इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के प्रकार। भारत में ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी पाई जाती है, जो निम्न प्रकार है। ग्रामीण बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। मौसमी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोगों के सामने प्रायः इस प्रकार की बेरोजगारी आती है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई तथा आदि होती है, तो कुछ विशेष महीने में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक कार्य नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें कार्य मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत कार्य में लगे लोगों में होता है। उदाहरणतः किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों भी उसी खेत पर कार्य करते हैं जिस पर 5 लोग कार्य करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों को द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। यदि तीनों लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के कार्य की आवश्यकता है और ये 3 अतिरिक्त लोग ही प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। शहरी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को मुख्यतः 2 श्रेणियों में शिक्षित बेरोजगारी तथा औद्योगिक बेरोजगारी में विभाजित किया जाता है। शिक्षित बेरोजगारी। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन उपयोग किए जाते हैं तथा इन श्रमिकों की कार्य दक्षता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो तकनीकी या गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता और दक्षता को रखते हैं, परंतु बेरोजगार होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। पंचवर्षीय योजनावधि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, जबकि आर्थिक विकास की दर उपयुक्त मात्रा में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर पाने में असमर्थ रही है। रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों में प्रवासन होता रहता है। इसके कारण शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाती है। देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीक का उपयोग है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगार
भारत में शहरों तथा गांवों दोनों में ही निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें मजदूर प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करना नहीं चाहते। पी दिलाई के अनुसार ऐच्छिक बेरोजगारी की अवस्था तब होती है जब सक्षम श्रमिक प्रचलित मजदूरी या उससे थोड़ी भी कम मजदूरी स्वीकार करना नहीं चाहते। अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार है, परंतु फिर भी उन्हें कार्य नहीं मिलता है। अर्थशास्त्री किन्स के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता। इस प्रकार की बेरोजगारी खेतीहर मजदूरों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांवों से शहरों में रोजगार के लिए आते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वह अवस्था है जहां भौतिक, वित्तीय तथा मानवीय संरचना की कमजोरी स्थिति के कारण बेरोजगारी आती है। भौतिक संरचना में परिवहन तथा बिजली की कमी, वित्तीय संरचना में राष्ट्र में निवेश का अभाव तथा मानवीय संरचना में कौशल, ज्ञान एवं तकनीकी की कमी को शामिल किया जाता है। अल्प रोजगारी। अल्प रोजगारी वह अवस्था है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष में कुछ महीनों के लिए बेरोजगार रहता है। किसी उच्च व्यक्ति को निम्न योग्यता का कार्य करने को भी इस स्थिति में रखा जाता है। उदाहरण स्वरूप, स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति को 10वीं के स्तर का रोजगार मिलना अल्प रोजगार कहलाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी। वह व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है, तब वह दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में बेरोजगार हो सकता है। इस प्रकार की बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी का संबंध विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से है, जहां रोजगार के अवसरों का आधिक्य होता है। यह उत्पादन की मांग में कमी के कारण आई रोजगार विहीनता के रूप में भी दर्ज की जाती है। चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर में चक्रीय उतार चढ़ावों के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, तब रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर होता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। भारत में बेरोजगारी के कारण। भारत में बढ़ती बेरोजगारी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। जनसंख्या वृद्धि। वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी, जो 2011 में तीव्र गति से बढ़कर 121 करोड़ हो गई। एक अनुमान के अनुसार जनवरी 2024 में भारत की जनसंख्या 143.6 करोड़ है। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार का सृजन अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। सिंचाई सुविधाओं में कमी। भारत में सिंचाई के अभाव में अधिकांश भूमि पर मात्र एक ही फसल का उत्पादन संभव हो पाता है, जिसके कारण किसानों को अधिक समय तक बेरोजगार रहना होता है। कम बचत तथा निवेश। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त पूंजी का अभाव है। जो पूंजी है, इसका निवेश समुचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। पूंजी का अधिकांश भाग वृहत उद्योगों में निवेश किया जा रहा है। श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। भारत के अंतर्गत श्रमिकों की गतिशीलता में कमी पाई जाती है। अनेक परिवार सामाजिक
रूढ़िवादिता के कारण रोजगार वाले दूसरे स्थानों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। श्रम की गतिशीलता में यह कमी बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाती है। रोजगार विहीन आर्थिक विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर होने के बावजूद जनसंख्या के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जो रोजगार विहीन आर्थिक विकास की स्थिति का द्योतक है। कुटीर व लघु उद्योगों का निम्न विकास। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार एवं आय के महत्वपूर्ण साधन हैं, किंतु इनके विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये उद्योग रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने में असफल रहे। भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी खत्म कैसे करनी है, इसके सुझाव में कुछ। भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि तथा पूंजी उत्पादन में कमी की जानी चाहिए। लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में बहुफसली पद्धति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रोजगार सृजन के लिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाए गए निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम। सरकार द्वारा चलाए गए निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। 1 जून 2020 को भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा PM एट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई, जिसे PM स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं अथवा रेहड़ी वालों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है। इस योजना का कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया था, किंतु अब इसका विस्तार दिसंबर 2024 तक के लिए कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 10,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इस योजना के कार्यान्वयन हेतु साझेदार संस्थान है। आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई 2020 को कोरोना संकट के दौरान में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया। यह योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया। इस मिशन को 2 चरणों में लागू किया गया। प्रथम चरण, इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया, जिससे स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय चरण, इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। भारत सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2016 से मार्च 2017 के लिए चलाया था, परंतु दिसंबर 2023 में अगले 5 वर्षों अर्थात दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत इस योजना में प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज और अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज, चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3 लाख, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से देने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम द्वारा 75% ग्रामीण
और 50% तक शहरी जनसंख्या को लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों में भोजन पकाने के लिए लकड़ी के प्रयोग को समाप्त करना है। इस योजना से 5 करोड़ गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। गरीबी के विरुद्ध संघर्ष तथा बेहतर रोजगार अवसर के लिए युवाओं को कुशल बनाने के उद्देश्य से 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अटल पेंशन योजना। अटल राष्ट्रीय पेंशन योजना के रूप में अटल पेंशन योजना APY की शुरुआत 1 जून 2015 से की गई। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन के लाभों के दायरे में लाना है। इस योजना के माध्यम से भारतीय नागरिकों को बीमारी, दुर्घटना तथा वृद्धा अवस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना। इस योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से खुदरा आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटोमोबाइल, बिजली आदि व्यवसायों में अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इसके अंतर्गत बैंक खातों को खोला गया। प्रत्येक खाताधारक को 1 लाख का दुर्घटना बीमा का कवर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के बैंकों में 3.02 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिसमें 1500 करोड़ की राशि जमा की। जीरो बैलेंस के साथ रुपे डेबिट कार्ड भी खाताधारकों को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना है, उन्हें लगातार तब तक संपोषित करना है और सहायता देना है जब तक वे दयनीय गरीबी से बाहर नहीं आ जाते। ग्रामीण क्षेत्रों में इस मिशन की शुरुआत 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में सहायता करना है, जिससे सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के अंतर्गत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को वर्ष 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक कार्य करने से के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ वर्ष 2000 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार
स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1995 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह योजना वर्ष 1993 में आरंभ की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के माध्यम से उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। थैंक यू दोस्तों।